नमस्कार, मैं हूं राज और आप इंडिया फर्स्ट लाइव पर देख रहे हैं बिग स्टोरी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत से नफरत है, पहले यह अंदाजा लगाया जाता था या धीमे से कहा जाता था। उनकी हरकतों को देखकर भारत विरोधी आतंकवादियों के प्रति उनके प्यार और समर्थन को देखकर, जो वो बहुत ही महीनी से मानवाधिकारों और फ्री स्पीच की रक्षा के बहाने किया करते थे, लेकिन इस बार जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ऐसा किया है कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार का धैर्य भी जवाब दे गया और भारत ने साफ साफ ये कह दिया कि ट्रूडो के मन में भारत के प्रति शत्रु भाव है और ये लंबे समय से दिख रहा है। मोदी सरकार ने ट्रूडो सरकार की ऐसी धुलाई की है जिसे सुनकर आपको मानना पड़ेगा कि 2014 के बाद की ये जो मोदी सरकार है वो किसी से डरने वाली नहीं है और जो हरकत जस्टिन ट्रूडो ने की है उसका बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जो कि विदेश मंत्रालय ने दिया है। आपको पहले की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी जब विदेश मंत्रालय ने किसी कार्यरत विदेशी प्रधानमंत्री का नाम लेकर इस तरह से उसे बेइज्जत किया है। लेकिन ट्रूडो के साथ यही होना चाहिए था, क्योंकि अब कनाडा के लोग भी ये खुलेआम कह रहे हैं कि इस आदमी का मानसिक संतुलन अब बिगड़ चुका है। हार के डर से उसमें हताशा आ गई है, वो निराशा का शिकार हो चुका है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ट्रूडो ने भारत के खिलाफ किस तरह की घटिया हरकत की है। वैसे अब तक हर किसी को मालूम हो गया है, लेकिन मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ट्रूडो ने क्या कहा और क्यों कहा और किस तरह से मोदी सरकार ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। और आपको यह भी बताऊंगा कि इन सब के पीछे असली खिलाड़ी कौन है, जो कनाडा और जस्टिन ट्रूडो को मोहरा बनाकर मोदी का हाथ ऐंठने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे यह पसंद नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाएं। वो ये चाहता है कि मोदी उसके इशारों पर नाचें, लेकिन मोदी ने उसके इशारों पर नाचने से मना कर दिया है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। ये सारा खेल वही खेल रहा है। मैं विस्तार से सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत और कनाडा के रिश्ते बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल लो लेवल पे आ गया है। इससे खराब रिश्ते कभी नहीं रहे इतिहास में। भारत ने अब पहले अपने 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुला लिया, जिनमें भारत के राजदूत जो हाई कमिश्नर कहे जाते हैं संजय वर्मा भी शामिल हैं। और उसके बाद जब कनाडा ने यह कहा कि वो इन 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर रहा है अपनी झेप मिटाने के लिए, तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के भी 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने के लिए कह दिया। अब देखिए, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को आने वाले चुनाव में, वहां कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं जिनमें उनकी हार तय मानी जा रही है। उस चुनाव में उन्हें खालिस्तानी आतंकियों और खालिस्तान समर्थकों का वोट चाहिए, जो कनाडा में बड़ी संख्या में है। वो बहुत बड़ी संख्या में है वहां पे। और भारत ने इस बात को अब साफ साफ कह दिया है कि अपने राजनीतिक एजेंडा की पूर्ति के लिए जस्टिन ट्रूडो खुलकर भारत विरोधी आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ट्रूडो की पॉपुलैरिटी इस वक्त बिल्कुल लो है। 2015 में जहां ये 63% हुआ करती थी, वह अब घटकर मात्र 26% रह गई है। पहले तो वो अपनी अल्पमत की सरकार बचाने के लिए खालिस्तानियों के समर्थन पर निर्भर करते थे, और अब वो चुनाव जीतने के लिए खालिस्तानी आतंकियों की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहें कि आतुर हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वैसे जो एनडीपी थी जगमीत सिंह की, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है ट्रूडो की खस्ता हालत को देखते हुए, क्योंकि वो काफ़ी अनपॉपुलर हो गए हैं। तो अब ट्रूडो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चलो अभी जो चुनाव आएंगे उसमें किसी तरह से इनका समर्थन हासिल कर लिया जाए, और इसलिए वो भारत के खिलाफ आजकल विश्वमन कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। दरअसल जब से कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, तब से वो सारे खालिस्तानी डरे हुए हैं, और ये जो खालिस्तानी हैं वो ट्रूडो के ऊपर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि वो भारत को इसे रोकने के लिए कहें। भारत ने तो साफ कह दिया है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों के दबाव में लगातार भारत के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है बिना किसी प्रमाण के। भारत ने कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हो कि भारत निज्जर की हत्या में शामिल है उसका प्रमाण दो, लेकिन वो आज तक प्रमाण नहीं दे पाए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भी ये माना है कि उनके पास कोई वैसे ठोस प्रमाण नहीं है। अब देखिए, रविवार को यानी 13 अक्टूबर को कनाडा ने भारत को एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भेजा, जहां से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, ये पूरा एपिसोड जहां से शुरू हुआ। तो रविवार को यानी 13 अक्टूबर को कनाडा ने भारत को एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भेजा, राजनयिक संदेश भेजा, जिसमें यह कहा गया कि कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा समेत 6 राजनयिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें। अब इस संदेश का मतलब क्या था, इस कम्युनिकेशन का? जाहिर है इस संदेश का मतलब ये था कि कनाडा के हिसाब से निज्जर की हत्या में इन डिप्लोमेट्स का रोल था और वो यानी उनकी जो एजेंसीज हैं वो इन लोगों से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन उन्हें चूंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, आपको पता है सारे डिप्लोमेट्स को एक इम्यूनिटी होती है, उससे कोई पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती। तो जैसा कि कनाडा की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, कनाडा ये चाहता था कि इन डिप्लोमेट्स को जो इम्यूनिटी हासिल थी उसे भारत हटा ले। मतलब भारत कनाडा को ये इजाज़त दे दे कि वो उसके हाई कमिश्नर से और बाकी के जो राजनयिक हैं, ये टोटल जो 6 डिप्लोमेट्स हैं, उनसे वो पूछताछ कर सकती है। लेकिन क्या भारत ऐसा कर सकता था? और वो भी मोदी सरकार से उम्मीद रखना। अब देखिए, कनाडा ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का भारत ऐसा जवाब देगा। कनाडा के इस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन से मोदी सरकार को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत उन सारे 6 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। अगर बात इतनी ही होती तो आप तो समझ में आ सकती थी, लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रही। कनाडा के इस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के जवाब में विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट आया वो अपने आप में स्तब्ध करने वाला था, जो ये दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी कनाडा की इस हरकत से कितने नाराज हैं। विदेश मंत्रालय ने जस्टिन ट्रूडो के धागे खोल दिए और दुनिया को बताया कि किस तरह से जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर नाच रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि एक तरह से भारत ने ये कह दिया कि कनाडा एक आतंकवादी देश है, आतंक को प्रायोजित करता है। हालांकि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, हूबहू ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो कहा उसका मतलब यही निकलता है। अब जरा देखिए कि विदेश मंत्रालय ने कहा क्या। अब मैं आपको 2-3 पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं जो विदेश मंत्रालय ने कहा। विदेश मंत्रालय ने कहा, और मैं कोट करता हूं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्ट्स दिस प्रीपोस्टरस इम्प्यूटेशंस and ascribes them to the political agenda of the Trudeau government that is centered around vote bank politics। सरकार ने यह कहा कि भारत की सरकार पूरी सख्ती से रिजेक्ट करती है इन सारे एलिगेशंस को जो वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके जस्टिन ट्रूडो ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए लगाए हैं। आप सोचिए, इस तरह के शब्द आमतौर पे विदेश मंत्रालय इस्तेमाल नहीं करता किसी दूसरी सरकार के लिए, लेकिन नाराजगी भारत में मोदी सरकार में और विदेश मंत्रालय में इतना ज़्यादा है कि विदेश मंत्रालय ने इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया। आगे स्टेटमेंट क्या कहता है वो सुनिए। स्टेटमेंट कहता है, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडोज हॉस्टिलिटी टू इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन इन एविडेंस। मतलब जस्टिन ट्रूडो का जो शत्रु भाव है भारत के प्रति वो लंबे समय से दिख रहा है। हिज कैबिनेट हैज इंक्लूडेड इंडिविजुअल्स हु हैव ओपनली एसोसिएटेड विद एन एक्सट्रीमिस्ट एंड सेपरेटिस्ट एजेंडा रिगार्डिंग इंडिया। हिज नेकेड इंटरफेरेंस इन इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स इन December 2020 showed how far he was willing to go in this regard, that his government was dependent on a political party whose leader openly espouses a separatist ideology vis-a-vis India only aggravated matters। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शत्रु भाव जो जस्टिन ट्रूडो का है भारत के प्रति वो तो काफ़ी समय से दिख रहा है, और उनके कैबिनेट में ऐसे लोग थे जो कि खुल करके
अतिवादियों को और भारत के जो सेपरेटिस्ट हैं उनका समर्थन करते हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि द ट्रूडो गवर्नमेंट हैज कॉन्शियसली प्रोवाइडेड स्पेस टू वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट टू हैरस, थ्रेटन एंड इंटिमिडेट इंडियन डिप्लोमैट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स इन कैनेडा। दिस हैज इंक्लूडेड डेथ थ्रेट्स टू देम एंड टू इंडियन लीडर्स। स्टेटमेंट आगे कहता है कि ऑल दीज एक्टिविटीज हैव बीन जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सारी एक्टिविटीज को कनाडा ने जस्टिफाई किया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। सम इंडिविजुअल्स हु हैव एंटर्ड कनाडा इलीगली हैव बीन फास्ट ट्रैक्ड फॉर सिटीजनशिप। कुछ लोग जो कनाडा में गए इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, उनको वहां नागरिकता दी गई, वो भी फास्ट ट्रैक करके। एंड मल्टीपल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ टेररिस्ट and organized crime leaders living in Canada have been disregarded. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा, विदेश मंत्रालय ने कहा कि बहुत सारे एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण के रिक्वेस्ट भारत सरकार की तरफ से कनाडा को भेजे गए, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखिए, ये बहुत कड़े शब्द थे जो विदेश मंत्रालय ने इस्तेमाल किया कनाडा के लिए और जस्टिन ट्रूडो के लिए। जस्टिन ट्रूडो का नाम लेकर उन्हें भिगो कर विदेश मंत्रालय ने मारा, उनको आतंक और आतंकियों का समर्थक बताया। ऐसे शब्द तो विदेश मंत्रालय ने कभी पाकिस्तान या उसके किसी प्रधानमंत्री के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया। अब इससे आप समझ सकते हैं, इससे आप नरेंद्र मोदी के गुस्से का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से नाराज़ हैं जो हरकत ये जस्टिन ट्रूडो ने की है और उनकी सरकार ने की है। अब भारत के इस रौद्र रूप को देखकर कनाडा तो जैसे सदमे में आ गया। जब भारत ने यह घोषणा कर दी कि वो अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला रहा है, तो अपनी एम्बेरसमेंट झेप मिटाने के लिए कनाडा ने कहा कि उसने भारत के 6 राजनयिकों को एक्सपेल करने का फैसला किया है। तो जब उसने ये पैंतरा चला तो भारत ने भी तुरंत जवाब दिया और कनाडा के भी 6 राजनयिकों को तुरंत एक्सपेल कर दिया। अब आप ये देखिए कि कनाडा में क्या हुआ। जब कनाडा में लोगों को ये बात पता चली तो ट्रूडो को जमकर गालियां पड़ी। वहां के लोगों ने ही कहा कि ट्रूडो जनता का ध्यान अपनी विफलता से हटाना चाहता है, खालिस्तानी आतंकियों का वोट लेना चाहता है, इसलिए वो भारत को टारगेट कर रहा है। जी हाँ, ये कनाडा के लोग ही कह रहे हैं, वहां की बहुमत ये कह रही है। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता इस वक्त बिल्कुल लो लेवल पे है। अभी वो 2 उपचुनाव भी हार चुके हैं और अगले आम चुनावों में उनकी हार तय मानी जा रही है। तो जब कनाडा की जनता ने भी उनको गालियां देना शुरू कर दिया तो ट्रूडो ने वहां की पुलिस को कहा कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत पर जो आरोप लगे हैं, भारत पे जो मैंने आरोप लगाया है, जो हमारी सरकार ने लगाया है, उसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दें कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आया है। अब देखिए, वहाँ की जो पुलिस है, RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, उसके अधिकारियों ने मीडिया के सामने आकर जो कहा उसको सुनकर आपको हंसी आएगी। उनका ये कहना था कि भारत के जो राजनयिक हैं वो कनाडा में प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स, यानी जो खालिस्तान समर्थक हैं, उनको निशाना बना रहे हैं और इसमें वो लॉरेंस बिश्नोई का, उसके गैंग का सहारा ले रहे हैं। कहा कि अभी जांच चल रही है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता सकते। अब आप देखिए कि ये वही लॉरेंस बिश्नोई हैं जिनके ऊपर बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लगा है, या जिनकी तरफ से क्लेम किया गया है, आरोप क्या, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये आरोप लग रहा है। उन्होंने खुद तो स्वीकार नहीं किया है वैसे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें उन्हीं का हाथ है। अब देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के एक जेल में बंद हैं। अब जब कनाडा के पत्रकारों ने वहाँ के पुलिस अधिकारियों से पूछा, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, कि आपके पास इस आरोप के क्या प्रमाण हैं, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया। जाहिर है ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उन्होंने कहा कि जब इस पे जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं कह सकते। भाई, जब तुम्हारे पास प्रमाण ही नहीं है, अभी तुम प्रमाण दे ही नहीं सकते, तो इतना बड़ा आरोप तुम कैसे लगा रहे हो? जाहिर है सब मनगढ़ंत बातें हैं। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सुनिए। इसके बाद अमेरिका का जो बड़ा अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसने एक खबर पब्लिश किया जिसमें कैनेडियन अधिकारियों ने बताया कि ये सब कुछ, मतलब कनाडा के खालिस्तानियों के खिलाफ भारत जो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे भारत के गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। आप सोचिए कि खालिस्तानियों का समर्थन पाने के लिए जस्टिन ट्रूडो किस हद तक जा सकता है। पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया
और अब वाशिंगटन पोस्ट को ये बता रहे हैं कि इसमें अमित शाह का हाथ है। इस तरह के अनर्गल आरोप सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की हताशा ही दिखाती है। उनको हासिल कुछ होने वाला नहीं है। उनके ऊपर तो उन्हीं के देश के लोग हंस रहे हैं और अब सारी दुनिया भी हंस रही है। अब बाद में खुद जस्टिन ट्रूडो ने भी इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यही सब दोहराया। इस बात का रोना भी रोया कि भारत इस जांच में सहयोग नहीं कर रहा। धमकी भी दे डाली कि वो इस संबंध में फाइव आइज से बात करेंगे, जो आतंक के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयर करती है और जिसमें कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्या उनको ये बताएंगे कि ये जिस निज्जर को लेकर के उन्होंने इतना हंगामा खड़ा किया हुआ है वो एक खालिस्तानी आतंकवादी था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हुआ करता था, जिसके खिलाफ इंटरपोल ने 2016 में रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया था। क्या जस्टिन ट्रूडो अपने साथियों को ये बताएंगे? इतना ही नहीं, क्या वो ये भी बताएंगे कि खुद कनाडा की पुलिस ने उसे 2018 में हाउस अरेस्ट करके रखा था क्योंकि उसके ऊपर गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने का संदेह था। क्या जस्टिन ट्रूडो ये सारी बातें सारी दुनिया को बताएंगे? क्या वो अपने दोस्तों को बताएंगे? और क्या वो ये सोचते हैं कि उनके दोस्तों को ये मालूम नहीं है? वो भले खुल करके ये ना कहें, लेकिन हर किसी को ये हकीकत मालूम है कि जस्टिन ट्रूडो जिसके पक्ष में बोल रहे हैं, जिसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब के सब डिस्क्रेडिटेड हैं, वो सब के सब आतंकी हैं, अतिवादी हैं। वो भारत को तोड़ने की साजिश कनाडा में बैठ करके रच रहे हैं। ये सारी दुनिया को मालूम है। तो जस्टिन ट्रूडो ये जो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का एक जो जनमत है वो भारत के खिलाफ वो कर पाएं, इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। अब देखिए, सच्चाई तो ये है कि खुद कनाडा के लोग, जैसा मैंने आपको बताया, वो जस्टिन ट्रूडो की बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आप ट्विटर पर देख लीजिए, कनाडा के लोग ट्रूडो से पूछ रहे हैं कि पहले तो तुम ये बताओ कि निज्जर जैसे लोगों को तुमने संरक्षण क्यों दिया, तुमने प्रोटेक्ट क्यों किया। और अगर वहाँ के जो सर्वे एजेंसीज हैं उनकी माने तो वहाँ के लोग ट्रूडो की ऐसी हरकतों से आजी जा चुके हैं और उसे हराने का पूरा मन बना चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो की इमेज कनाडा में इतनी खराब हो चुकी है कि खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करने वाली पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसा मैंने आपको बताया, जिसका मुखिया जगमीत सिंह है, उसने भी ट्रूडो की अल्पमत की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। वो कहते हैं ना कि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो ट्रूडो के जहाज के डूबने से पहले ही जगमीत सिंह भाग चुका है, जो अभी कुछ समय पहले तक ट्रूडो की सरकार में मंत्री होता था। जाहिर है, चुनाव से पहले इन खालिस्तानियों का समर्थन फिर से पाने के लिए ट्रूडो उनके इशारों पर नाच रहा है और उनको रिझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो खालिस्तानी आतंकियों को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है और उनके मुद्दों को वो दिखाना चाह रहा है कि हमारे लिए आपके मुद्दे जरूरी हैं और हम आपके लिए भारत से लड़ रहे हैं। ये चुनाव जीतने का एक पैंतरा है जस्टिन ट्रूडो का। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जस्टिन ट्रूडो की इस भारत विरोधी हरकत के पीछे यही एक कारण है? जवाब है नहीं। ट्रूडो तो वास्तव में इस्तेमाल हो रहा है और उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? ध्यान रखिए, उसको इस्तेमाल वही कर रहा है जो भारत में वास्तव में तख्ता पलट करवाना चाहता है। नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करवाना चाहता है। ये वही देश है जिसने बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करवा दिया। क्यों? क्योंकि शेख हसीना ने उसके इशारों पर चलने से इनकार कर दिया था। आप सही समझ रहे हैं, उस देश का नाम है अमेरिका। देखिए, हकीकत यह है कि भारत के साथ इस तरह के पंगे लेने की हिम्मत जस्टिन ट्रूडो अकेले नहीं कर सकता और सारी दुनिया जानती है कि वो हमेशा, जस्टिन ट्रूडो हो या कनाडा का कोई भी नेता हो, वो वही करता है जो अमेरिका उसको कहता है। ये हमेशा अमेरिका के इशारे पर नाचने वाला एक देश है। उसे ऐसा करने के लिए जो उकसा रहा है, जाहिर है उसका नाम अमेरिका है। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका ऐसा क्यों करेगा, अमेरिका क्यों चाहेगा कि वो जस्टिन ट्रूडो को ऐसा करने के लिए उकसाए? तो देखिए, कारण बहुत साफ है। अमेरिका इस बात से नाखुश है कि उसके लाख कहने के बावजूद भारत की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने रूस के साथ अपनी दोस्ती जारी रखी है और यही बात अमेरिका को पच नहीं रही है, खासकर तब जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध में यूक्रेन की जीत हो और रसिया की हार हो, लेकिन भारत जिस तरह से रूस को सपोर्ट कर रहा है
वो अमेरिका के गले के नीचे वो बात नहीं उतर रही। अमेरिका को ये बात नहीं पच रही है कि भारत रूस से तेल आयात कर रहा है, रूस के साथ हथियारों का सौदा कर रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी इस साल रूस के दौरे पर जा रहे थे तो अमेरिका ने काफ़ी कोशिश की कि उनको जाने से रोका जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस तरह के किसी भी दबाव में आने से मना कर दिया और वो उस दौरे पर गए। मैं आपको बताऊं, वाशिंगटन पोस्ट में उस वक्त एक खबर छपी थी कि अमेरिका के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस वक्त, कर्ट कैम्पबेल अभी भी हैं, उन्होंने भारत के अपने जो समकक्ष अधिकारी हैं विदेश मंत्रालय में उनको फ़ोन किया और ये कहा कि भाई देखिए, नरेंद्र मोदी जिस समय रूस जा रहे हैं उस वक्त हम यहाँ पे नेटो का सम्मेलन कर रहे हैं, तो ऐसे समय में उनका रूस जाना ये ठीक नहीं है क्योंकि मैसेजिंग सही नहीं जाएगा। तो आप एक काम कीजिए कि नरेंद्र मोदी को अगर जाना ही है तो वो इस वक्त ना जाएं, फिर कभी चले जाएं। मतलब वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी रूस जाएं और व्लादिमीर पुतिन से मिलें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस दबाव में आने से साफ साफ इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई रूस एक बहुत ही करीबी मित्र है हमारा, मुश्किल वक्त में रूस ने हमारा साथ दिया है। आप याद कीजिए किस तरह से रूस ने 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारत का साथ दिया। जब वो 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया था तो किसने साथ दिया था भारत का? रूस ने ही साथ दिया था। और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी पाकिस्तान की शह पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश हुई तो वीटो किसने किया था? रूस ने ही किया था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया कि भाई अमेरिका के साथ दोस्ती तो ठीक है, लेकिन वो रूस की कीमत पर नहीं हो सकती। रूस के साथ जो हमारी दोस्ती है वो चलती रहेगी और बरकरार रहेगी। और आप ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी की यही जो नीति है, एक स्वतंत्र विदेश नीति, यही अमेरिका को नहीं पच रहा है। उसे ऐसा लगता है कि हम भारत को ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम पूरी तरह से हमारे खेमे में आ जाओ, यूक्रेन के खिलाफ जो रूस कर रहा है उसकी निंदा करो। लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं है और नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि भाई आपके कहने पे हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ है वो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनके कहने के बावजूद नरेंद्र मोदी रूस गए और व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई। हालांकि बाद में नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी गए, वहाँ भी उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो जो चीज़ है ना, जब अमेरिका ने मना किया नरेंद्र मोदी को रूस जाने से और मोदी फिर भी गए, ये बात आज तक अमेरिका भूला नहीं है। और देखिए अमेरिका को कौन कौन सी बातें अभी कचोट रही हैं। अभी ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत रूस को रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी सप्लाई करने वाला दूसरा बड़ा देश बन गया है। पहले नंबर पर चीन है। रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? माइक्रोचिप्स, सर्किट्स, ऐसी जो बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो, जो कि युद्ध के लिए बहुत ज़रूरी है। और यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा है और ये जो माइक्रोचिप और सर्किट्स की जो सप्लाई है उस पर अमेरिका ने और यूरोप ने रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो अमेरिका इससे भी खुश नहीं है। उसे लग रहा है कि भारत उसके इशारे पर नहीं नाच रहा है, रूस को माइक्रोचिप सप्लाई कर रहा है, सर्किट सप्लाई कर रहा है। और ब्लूमबर्ग ने कह दिया है कि चीन पहले नंबर पर है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रूस को दे रहा है और दूसरे नंबर पर भारत है। तो अमेरिका बिल्कुल बौखला गया है। वो चाहता है कि भारत उसके इशारे पर नाचे, नरेंद्र मोदी उसके इशारे पर नाचे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसके इशारे पर नाचने से साफ इनकार कर दिया है और यही वजह है कि अमेरिका बौखला गया है। देखिए, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शेख हसीना की तरह अमेरिका भारत में भी तख्ता पलट करवाना चाहता है। संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। अब भारत में अमेरिका के राजनयिक जिस तरह से विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं और खबरों के मुताबिक भाजपा के सहयोगी दलों को केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है और नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनका साफ साफ ये इशारा है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिनों पहले जो रशियन न्यूज़ पोर्टल है स्पुतनिक, उसने एक खबर पब्लिश किया था जिसमें कहा गया कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हैदराबाद में अमेरिकी मिशन के प्रमुख यूएस कॉन्सुल जनरल जेनिफर लॉर्सन और भारतीय विपक्ष के जो नेता हैं उनके बीच की हुई बैठकों पर विशेष चिंता व्यक्त की है। अब देखिए, लॉर्सन ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत की।
तो स्पुतनिक ने अपनी खबर में कहा कि विदेश जो भारत की जो एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं कि भाई इन ताबड़तोड़ बैठकों का मतलब क्या है। मुख्यमंत्री से मिलना तो एक बात है, लेकिन ओवैसी से मुलाकात करना, भाई उसके पीछे क्या मंशा है। तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो इन पर नज़र रखी हुई हैं और स्पुतनिक की खबर के मुताबिक वो इस पर काफ़ी चिंतित हैं कि भाई अमेरिका के जो राजनयिक हैं वो कर क्या रहे हैं। अब स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी लिखा कि आंध्र बैप्टिस्ट चर्च, जिसे अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च का संरक्षण हासिल है, वो चंद्रबाबू नायडू पर ये दबाव डाल सकती है, दबाव बना सकती है कि वो मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। आपको पता है कि 2024 में चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 240 सीटें आईं और इस वक्त ये जो सरकार है वो मूल रूप से चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से चल रही है और नीतीश कुमार के समर्थन से चल रही है। तो अमेरिकी राजनयिक, ये स्पुतनिक की रिपोर्ट ने कहा कि उसके सूत्र ये बताते हैं कि ये जो चर्च है आंध्र बैप्टिस्ट चर्च, वो चंद्रबाबू नायडू पर दबाव डाल सकती है कि वो मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। और ये जो राजनयिक हैं उनके जा करके जो विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, इस पर भी जो एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनके कान खड़े हो गए हैं कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। तो देखिए, अगर सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो ये साफ साफ आपको दिखेगा कि ये सारा खेल अमेरिका खेल रहा है। वो इस बात से बौखलाया हुआ है कि भारत उसकी मर्जी के खिलाफ रूस का समर्थन कर रहा है। वो खुलकर कुछ इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि उसे चीन के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन चाहिए और इस क्षेत्र में भारत के अलावा और कोई देश चीन के सामने खड़ा नहीं हो सकता। गलवान घाटी में जो झड़प हुई और उसमें जिस तरह से चीन के सैनिक मारे गए, वो इसका उदाहरण है। चीन को भी पता चल गया कि वो भारत को डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, क्योंकि ये 2014 के पहले वाला भारत नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि जो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें दोनों तरफ से सैनिक मारे गए थे। भारत ने तो खुल करके माना कि हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीन ने सिर्फ ये माना था कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं आधिकारिक तौर पर। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया की बात करें और अमेरिकन मीडिया की बात करें तो उनके हिसाब से 50 से ज़्यादा सैनिक चीन के इस झड़प में मारे गए थे। और अगर ये भी मान लें, अगर चीन की ही बात मान लें कि 4 सैनिक उनके मारे गए, तो वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन का कोई सैनिक इस तरह की झड़प में मारे गए हैं। ये पहली बार उनको नुकसान हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को भी मालूम है कि अगर कोई चीन को चैलेंज कर सकता है इस क्षेत्र में तो भारत ही है। तो चीन से निपटने के लिए चीन के सामने कौन सा देश खड़ा होगा, तो अमेरिका को भी मालूम है कि भारत ही होगा, इसलिए उसे भारत का समर्थन चाहिए। ये तो फैक्ट है। और इसीलिए अमेरिका सीधे सीधे भारत को कुछ नहीं कहता है, नहीं कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो पर्दे के पीछे से ये सारी हरकत कर रहा है, ये सारे षड्यंत्र रच रहा है। तख्ता पलट की कोशिश हो रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। और उसके पीछे वजह भी बताई जा रही है कि उसके राजनयिक किस तरह से एक्टिव हैं, विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं और संभवतः उनको भड़का भी रहे हैं। हालांकि कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है इसका। अब मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, ये कहा था कि क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, तो उस वक्त भी ये जो क्लू था, ये जो क्रेडिबल जो एलिगेशंस की बात जस्टिन ट्रूडो ने की थी, उसके बारे में भी क्लू अमेरिका ने ही दिया था। ये सारी चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं। तो एक तरफ भारत में तख्ता पलट की कोशिश करना, दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो को उकसाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करवाना, ये सब अमेरिका की चाल है। ये भारत का हाथ ऐंठने की अमेरिका की चाल है, साजिश है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखेंगे, अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। मोदी ने अमेरिका को कह दिया है कि रूस एक भरोसेमंद दोस्त है, पुराना दोस्त है, और अमेरिका से दोस्ती रूस की कीमत पर नहीं होगी। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, 1971 का युद्ध हो या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा हो, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और भारत इसे भुला नहीं सकता। अब देखिए, मोदी के इस कड़े रुख के बाद अमेरिका कभी पन्नू को अपना मोहरा बनाता है तो कभी जस्टिन ट्रूडो को अपना मोहरा बनाता है। अगर वास्तव में अमेरिका भारत का मित्र होता तो क्या वो पन्नू जैसे भारत विरोधी आतंकी को अमेरिका में पनाह देता?
ये पन्नू जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, संसद को उड़ाने की बात करता है, भारत के प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात करता है, और ये सब कुछ वो अमेरिका में बैठकर करता है और वहाँ की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब तो यही है कि इसमें अमेरिका की सहमति है। अब मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि इस बार मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले पन्नू की तथाकथित हत्या के प्रयास के मामले में किसे आरोपी बनाया गया? वहाँ जो एक सूट फाइल हुई वहाँ के कोर्ट में, उसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और फॉर्मर रॉ चीफ सामंत को आरोपी बनाया गया उसमें, और अमेरिकन कोर्ट ने सम्मन्स भी इशू कर दिया। अब सोचिए कि क्या ये अमेरिकी सरकार की सहमति के बगैर हो सकता है? अब पन्नू ने देखिए क्या कहा। पन्नू ने मोदी को धमकी देते हुए कहा कि उनका नाम इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि बतौर भारत के प्रधानमंत्री उनको इम्यूनिटी हासिल है। मतलब पन्नू ने यह भी कोशिश की होगी कि इस सूट में नरेंद्र मोदी का भी नाम डाला जाए, उन्हें भी एक अभियुक्त बनाया जाए, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री को तो इम्यूनिटी हासिल होती है तो इसलिए उनका नाम नहीं आया। लेकिन उसकी मंशा सोचिए, उसके षड्यंत्र के बारे में सोचिए कि किस तरह का षड्यंत्र वो रच रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी किसी वजह से 2029 का चुनाव हार जाते हैं तो क्या उनको भी अभियुक्त बना दिया जाएगा? क्रिमिनल केसेस में तो ऐसा होता है, सप्लीमेंट्रीज फाइल होती हैं। तो आप सोचिए कि किस दूर तक जाकर के ये जो पन्नू है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और ये सब कुछ अमेरिका में बैठ करके वो कर रहा है, और अमेरिका की सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि उनकी नज़र में पन्नू एक एसेट है। पन्नू वो मोहरा है जिससे वो भारत का और नरेंद्र मोदी का हाथ ऐंठ सकते हैं, और ऐसा ही मोहरा जस्टिन ट्रूडो भी अब बन गए। देखिए, भारत को अब ये सारे मुद्दे अमेरिका के साथ खुलकर उठाने होंगे। उनको बताना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे से अमेरिका ये जो खेल खेल रहा है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिन ट्रूडो तो सिर्फ मोहरा है, जैसे पन्नू है। असली खेल अमेरिका खेल रहा है, और अब भारत को कड़ाई से इसको हैंडल करना पड़ेगा। ये ठीक है कि अमेरिका के साथ मल्टी लेयर्ड रिश्ते हैं, रक्षा क्षेत्र में बड़े बड़े समझौते हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई मित्रता के बहाने पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी कर रहा हो तो उसे ये बताना जरूरी है कि इस गद्दारी का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। नरेंद्र मोदी को अब ये बात अमेरिका को खुलकर बतानी होगी। वक्त आ गया है और अब नरेंद्र मोदी को इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।